डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो जनरल इंट्रोडक्शन देखा है रेस्पिरेशन का, और रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो डिटेल में देखी है। फिर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखे हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम जो क्रैब साइकिल है वो देखा है हमने। और क्रैब साइकिल के बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एरोबिक रेस्पिरेशन का ही जो आगे की जो कॉम्प्लेक्स बताया था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। और उसी को आगे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, जिसको ईटीएस भी बोला जाता है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है जो ये ईटीएस सिस्टम, ये कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास पहुंचते रहते हैं। तो जैसे नाम से पता लग रहा है, एक सिस्टम होता है अलग अलग मॉलिक्यूल का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहते हैं। जैसे एन प्लस में एच पॉजिटिव एंड FADH2, जो कि ये बने थे कहाँ पे, क्रैब साइकिल के अंदर ये मॉलिक्यूल। तो थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है इनको, इनमें से हाइड्रोजन है वो रिमूव किए जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो उनको ऑक्सीजन के पास पहुंचाया जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर फिर वाटर को बनाते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज, जो इलेक्ट्रॉन निकालने का जो काम करता है NADH से, तो वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो ETS के अंदर हम टोटल 5 कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, और इनको हमने यहाँ पे रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है ये क्या करता है, NADH से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, और उसको किसके पास भेज दिया जाता है? यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन एक वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को मूव करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, ये भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और यूबिक्विनोन है जो, वो साथ में इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिसीव करता है? FADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है जो, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा? जो FADH2 से। और FADH डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या करता है इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कहलाता है, तो वो FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेके यूबिक्विनोन के पास भेजता है। तो यूबिक्विनोन ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन। और जैसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा ये रिड्यूस हो जाता है, और जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन है इसी को यूबिक्विनोल बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं उसको ये आगे भेज देता है किसके पास? साइटोक्रोम C के पास। और ये साइटोक्रोम C के पास जो इलेक्ट्रॉन भेजता है वो किसके द्वारा भेजता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के द्वारा। और ये 3 का नाम क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो कई बार इन कॉम्प्लेक्स के नाम ही पूछ ले जाते हैं, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स यूज किए जाते हैं इसमें। और साइटोक्रोम C क्या है? एक छोटा प्रोटीन होता है, स्मॉल प्रोटीन, जो कि आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है, जो मैट्रिक्स से दूसरी साइड में है, एंड एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड 4। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में जो ये साइटोक्रोम C है, ये आगे एक मोबाइल कैरियर का काम करता है। मोबाइल मतलब ये अपनी जगह चेंज करके जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है वो क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है ये। तो एक प्रकार का एंजाइम ही है जो कि क्या करेगा, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो साइटोक्रोम का क्या कर दिया उसने? ऑक्सीडेशन। तो नाम से ही पता लग रहा है साइटोक्रोम C का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन। और इसी की वजह से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहलाता है। कंटेनिंग साइटोक्रोम्स A एंड A3, इसके पास A और A3 अलग अलग टाइप के साइटोक्रोम्स होते हैं, एंड 2 कॉपर सेंटर, साथ में इसके पास 2 कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन कपल्ड, और बाद में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए हुए हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। तो उसके बाद जो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को कपल्ड टू ATP सिंथेज, ATP सिंथेज के पास भेज दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5th का काम करेगा, और वो क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स को लेके ATP है वो बनाता रहता है, किससे? ADP से। और किससे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। मतलब वो ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करता रहता है और ATP बनाता रहता है। तो ATP सिंथेज एक एंजाइम है जो फाइनली ATP बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है। उसके बाद ATP सिंथेसिस कैसे की जाती है? नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे यूबिक्विनोन था, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था दोनों से, NADH से भी और FADH2 से भी। और डिपेंड करता है कि हम किससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि NADH से
रिसेप्ट कर रहे हैं तो वहाँ से 3 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं एक NADH से। और जबकि FADH2 यदि हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में तो उसमें से एक मॉलिक्यूल में से FADH2 में से 2 मॉलिक्यूल है वो एटीपी के बनते हैं। तो हमारा फाइनल मकसद एटीपी सिंथेसिस करना ही होता है किसी भी टाइप की जो एनर्जी करेंसी बन रही है उनसे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिंग ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेसिस। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ये एटीपी को ही बनाता है किसकी मदद से, जो एक एंजाइम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। F1 होता है एक, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जो क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं ये। तो एटीपी सिंथेज का काम तो एटीपी सिंथेसिस करना ही होता है और इसकी स्ट्रक्चर भी सेम ही होती है। तो F1 हेड फीस, तो हेड रीजन में पाया जाता है। F1 क्या करता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करता है, जो हमने वहाँ भी देखा था, एक चैनल प्रोवाइड करता है and contains sites for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। तो ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन मतलब ये बाहर की तरफ प्रोटीन होता है। चैनल का काम तो F0 करेगा, तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के प्रोटीन। और ये क्या करता है, एक ऐसी जगह इसके पास होती है जो कि एटीपी बनाती रहती है एडीपी से। एफ नोट क्या करता है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि बिल्कुल मेम्ब्रेन के बीचों बीच पास हो जाता है और जो एक चैनल का काम करेगा। और वो क्या करता रहता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स को इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या करता है, पास करता रहता है। और जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, जैसे जनरेटर होता है, वो जैसे उसके ऊपर टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में, तो जैसे पानी नीचे गिरता रहेगा ऑटोमेटिकली, तो वो जनरेटर को घुमाता रहता है और बिजली वहाँ पे बनती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से यह भी हम एटीपी जनरेटर के रूप में समझ सकते हैं। जैसे प्रोटॉन इसमें से पास होते रहेंगे तो वो एटीपी बनाता रहेगा, जो एटीपी सिंथेज है। तो ये बड़ा ध्यान रखने की बात है कि F1 है वो क्या करता है, मेनली एटीपी सिंथेसिस का काम करता है, जबकि F0 है वो एक चैनल का काम करता है जो कि प्रोटॉन को मूव करने देता है। फॉर ईच 2 एटीपी प्रोड्यूस्ड 2 प्रोटॉन पासेज फ्रॉम थ्रू F नोट फ्रॉम इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है जहाँ पे एक हमारा जो चार्ज है वो ज़्यादा है, एक जगह पे चार्ज कम है। तो जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे मैट्रिक्स की तरफ भेजे जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा था, जब हम वहाँ पे एटीपी सिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आउटसाइड भेजे जा रहे थे, स्ट्रोमा से बाहर भेजे जा रहे थे प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पे अंदर की तरफ भेजे जा रहे हैं। कहाँ से, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दो मेम्ब्रेन की बनी होती है, तो उन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो वहाँ पे ये प्रोटॉन इकट्ठे होते रहते हैं और वो हम डायग्राम में देखेंगे कैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं ये। और उसके बाद उस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में से जो हाइड्रोजन है उनको इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजा जाता है। और जैसे ही बार बार जाएंगे किसके थ्रू, एफ नोट के थ्रू, तो वो एटीपी सिंथेसिस है वो करता रहता है। तो हम डायग्राम से इसका आइडिया लेते हैं। तो जैसे ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन बात है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स है वो देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। एटीपी सिंथेज जिसका नाम लिख रखे है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें क्या होता है, जो NADH प्लस में H पॉजिटिव है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं किसके द्वारा, यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करता है। और FADH2 से भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करेगा। ये जो Q है, Q यूबिक्विनोन के लिए आया है, Q नोल बनाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन जो लेके आते हैं FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा किसके पास, यूबिक्विनोन के पास, वो कौन है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसको बोलते हैं। और जबकि NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन क्यूनोन के पास लेके आता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होता है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है या फिर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो है यहाँ पे, और ये मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होती हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है यूबिक्विनोन से फिर कहाँ पे भेज दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास। और कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है वो इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेज देता है, साइटोक्रोम सी के पास। और साइटोक्रोम सी जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा वो चल के जाएगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। और वो फाइनली किसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर प्रोटॉन्स के साथ मिलके क्या कर लेता है, वाटर बना लेता है। और
इसी प्रोसेस में जो हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ इकट्ठे होते रहते हैं इसी में, और वो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को फिर ये एटीपी सिंथेज है वो IMM जगह से, मतलब जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें से, फिर एक तो इसमें चैनल का काम करेगा और एक एटीपी सिंथेज का काम करता है। तो इसमें क्या होएगा, जैसे जैसे प्रोटॉन इसमें से पास होते रहेंगे तो एटीपी है वो सिंथेसिस होती रहेगी। कैसे बनेगी वो, तो इसमें हम देख सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में देखेंगे। तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोरिलेशन। जो ऑक्सीजन है वो यूज की जाती है किसके लिए, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है उसके लिए, ताकि जो फॉस्फोरिलेशन है उसको किया जा सके, मतलब जो एटीपी सिंथेसिस है वो की जा सके। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हम समझ भी रहे हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, और जो कंप्लीट एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस, उसमें हम देख रहे हैं ना तो कहीं पे टीसीए में हमने देखा ऑक्सीजन यूज होती हुई, ना कहीं ग्लाइकोलाइसिस में देखा ऑक्सीजन का कोई यूज, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पे आके ही केवल ऑक्सीजन का यूज हम देख पा रहे हैं। हालांकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन क्रूशियल रोल प्ले करता है, और वो रोल लास्ट वाले स्टेप में शो करता है ये। येट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, फिर भी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिंस रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सिस्टम, क्योंकि ये हाइड्रोजन को कम करती रहती है। बाहर की तरफ हाइड्रोजन है वो ज़्यादा बनाए रखे जाते हैं, और अंदर हाइड्रोजन को कम करने का काम, प्रोटॉन को कम करने का काम ऑक्सीजन का होता है, वाटर में बदल देती है। ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और ऑक्सीजन ही एक फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करती है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हमको पता होनी चाहिए। इसके अंदर हम जैसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वो देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस किसके बीच में होता है, दो मेम्ब्रेन के बीच में। जैसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है जिसको क्रिस्टा बोला जाता है। और इसी मेम्ब्रेन के ऊपर ही हम जो प्रोसेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमने अलग अलग कॉम्प्लेक्स देखे हैं वो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम यदि इसका जूमिंग करके देखें तो जूमिंग से जो एक पिक सामने आएगी वो हमारे पास ये रहेगी। जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इस साइड में जो NADH है और FADH2 है, तो वो उनके पास प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन को जब इनका इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स के जरिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, इनके जरिए जब इनमें से NADH और FADH2 में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे NADH में हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन निकल के वो कहाँ पे जाएंगे, वो आगे आगे मूव करते हुए चले जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास आगे यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन इसी प्रकार से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो FADH2 भी इसी तरीके से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, और वो प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ रिलीज करते रहते हैं। जो NADH है और FADH2 जो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करती हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो दो डॉट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते रहते हैं एक साइड से दूसरी साइड में, तो साथ में ये प्रोटॉन्स होते हैं जो उनको बाहर की तरफ धकेलते रहते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में ये इस साइड वाली मैट्रिक्स है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स शो कर रहा है नीचे वाली साइड में। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में कौन एक्सेप्ट कर लेता है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो हाइड्रोजन एटम है फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके वो किसके रूप में बाहर निकल जाएंगे, वाटर के रूप में। और जबकि जो बाहर की तरफ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना हुआ है तो वो किसके द्वारा, एटीपी सिंथेज के द्वारा इस चैनल में से पास किया जाएगा, और साथ में जो एटीपी है वो इसमें बनते रहते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं जो ये एटीपी है वो यहाँ पे स्टार्ट बन रहे हैं, और उसके बाद प्रोटॉन्स को अंदर वाली साइड में लेके आया जा रहा है। तो एटीपी इस तरीके से बनते रहते हैं। उसके बाद है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो टोटल रेस्पिरेशन में जो टोटल कितने एटीपी बनते हैं तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो टोटल एटीपी बनने के लिए, मतलब टोटल देखने के लिए कितने एटीपी बनेंगे, तो उसके लिए हमको कुछ अजम्पशंस है वो मानने पड़ेंगे। तो उसमें सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग नेक्स्ट एंड विद ग्लाइकोलाइसिस TCA साइकिल एंड ATS पाथवे फॉलोइंग इन वन आफ्टर अनदर। तो यदि हमको कंप्लीट नंबर जानना है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बने हैं, तो उसके लिए हमको अजम्पशन ये मानना पड़ेगा कि केवल एक सिंगल सबस्ट्रेट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जैसे ग्लूकोज, और सबसे पहले उसकी ग्लाइकोलाइसिस हो, उसके बाद TCA साइकिल से रन हो, वो जिसका पायरुवेट वगैरह बना एसिटाइल कोएंजाइम A है, और उसके बाद लास्ट में जो FADH NADH2 को ATP के अंदर सिंथेसिस करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाए।
NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसपोर्ट। तो वही बात है, जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे भी NADH बनते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने चाहिए, और उनका भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका भी जो ATP है वो बनने चाहिए, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होते हैं और हो सकता है किसी दूसरी जगह पे भी यूज हो। तो उस असम्पशन को हमने यहाँ पे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। नो इंटरमीडिएट इन दिस पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर प्रोडक्ट। जो भी इसमें अलग अलग टाइम पे कुछ अलग अलग चीज़ें बनती हैं, अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं, तो उसको हमने ये नहीं मानना है कि वो किसी दूसरी जगह पे जाके यूज होंगे, उनका फाइनली हमने ATP के अंदर कन्वर्ट करते हुए वो दिखाने हैं। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट दैट इज ओनली ग्लूकोज आर एंटरिंग इन पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। और साथ में कोई दूसरा सबस्ट्रेट भी हम इसमें एंटर करते हुए नहीं मान सकते। वैसे तो जो शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं ये बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसमें हो सकता है ग्लूकोज भी साथ में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हो, साथ में अमाइनो एसिड फैट है, उनका एक नेटवर्क टाइप में काम कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिकिंग चलती है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हम ये बिल्कुल मान ही नहीं सकते कि जैसे एक मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट एक 38 ATP बनाता हुआ मिलेगा। जैसे हम देखेंगे 38 ATP बनाएगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं, बीच में से किसी मॉलिक्यूल को उठा के किसी दूसरी जगह भी यूज कर लिया, उसको ATP सिंथेसिस तक पहुंचने नहीं दिया। तो उन अजम्पशंस उनको हमने क्या करना पड़ेगा, उन बातों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। यदि हमको कंप्लीट एक सिंगल मॉलिक्यूल का, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, ये देखना है कितने ATP बनाएगा वो। और जो अजम्पशंस हैं ये मानी गई चीज़ है, ये कभी सही नहीं होते हैं, तो वैसे समझने के लिए जरूर माने गए हैं। तो दीज assumptions आर नॉट वैलिड इन लिविंग सिस्टम। वही बात आ गई, जो ये assumptions हैं हमारे लिविंग सिस्टम में वैलिड नहीं होते, क्योंकि जो आल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, क्योंकि सारे के सारे जो पाथवे एक साथ काम करते हैं और इंटर क्रॉस करते हैं एक दूसरे, कोई रिएक्शन कहीं पे जा रही है, बीच में से कोई दूसरा क्रॉस करके चला गया, उसमें डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। और ये जो जैसे बताया ग्लाइकोलाइसिस TCA साइकिल, ये एक के बाद एक कभी भी नहीं होते हैं। सबस्ट्रेट एंटर पाथवेज एंड आर विदड्रॉन व्हेन नेसेसरी। तो कोई भी सबस्ट्रेट जैसे एसिटाइल कोएंजाइम A है, सुसिनेट है, जो हमने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस में, चाहे TCA साइकिल में हो, चाहे अलग अलग कॉम्प्लेक्स, जो 5 कॉम्प्लेक्स हमने डिस्कस किए हैं वो हो, तो वो जब भी उनको यूज करना है कहीं दूसरी जगह पे, उनको निकाल लिया जाएगा या फिर उनको इस पाथवे में यूज भी किया जा सकता है। ATP इज यूटिलाइज्ड एज व्हेन नीडेड। और ATP को भी साथ साथ में यूज कर लिया जाता है। मतलब ये नहीं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के एक साथ में 38 जो 38 ATP के मॉलिक्यूल हैं उनको एक साथ में दिखाई देंगे, वो कभी एक साथ में नहीं दिखाई देंगे, वो कभी ना कहीं जहाँ भी बनते हैं उनको उसी टाइम यूज कर लिया जाता है। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। तो जो इंजाइम्स हैं वो भी अलग अलग ढंग से इन रिएक्शंस को क्या करते रहते हैं, अपने अपने ढंग से कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं कि अजम्पशन हमको क्या क्या मानने पड़ते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाते टाइम। बैलेंस शीट का मतलब टोटल ATP कितनी, टोटल एनर्जी कितनी बनी है। बैलेंस शीट का मतलब यही होता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह की बैलेंस शीट होती है उसमें प्रॉफिट लॉस देखा जाता है कि कितना आया है। तो उसी तरीके से अजम्पशंस ये भी पूछ सकते हैं कि अजम्पशंस हमारे लिविंग सिस्टम में क्यों नहीं वैलिड होते, क्योंकि इसके 4 रीजन रहते हैं मेन। ये येट इट इज़ यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज। फिर भी हमको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि हम जो 38 मॉलिक्यूल्स हैं ATP के एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो देख सकें कहाँ पे कितने बनते हैं। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के अंदर ओनली ए पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केवल पार्शियल का मतलब आधा अधूरा ही ब्रेक डाउन हमने देखा था, और वहाँ पे नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और वहाँ पे ये बात पढ़ी भी थी हमने फर्स्ट पार्ट में कि 2 ATP मॉलिक्यूल ही वहाँ पे टोटल गेन होंगे, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में ही बनते हैं। आगे की प्रोसेस में तो कोई ATP बनता ही नहीं है। और NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD पॉजिटिव रेदर स्लोली इन द फर्मेंटेशन। और जो NADH बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होती है, चाहे फर्मेंटेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, तो उसके अंदर जो NADH बने थे वो भी NAD पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो NADH भी नहीं रहते हैं, और NADH यदि रहें भी तो उसको कन्वर्ट करने वाला ETS सिस्टम उनके पास होता ही नहीं है, जिससे वो क्या कर सकें, इसको ATP में बदल सकें। तो फर्मेंटेशन में चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, हमेशा 2 ATP ही बनते हैं, जबकि एरोबिक के अंदर 38 ATP बनते हैं। वही हम देखेंगे किस तरीके से। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हमने
फर्स्ट पार्ट में देखा था 2 एटीपी तो नेट गेन होता है उसमें, जिसमें 2 एटीपी यूज होते हैं, 4 एटीपी निकलते हैं, तो टोटल एटीपी कितने माने जाएंगे, निकले हुए 2। और साथ में 2 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो आपके बाद जो प्रोसेस है 2 भागों में चलती है, एक भाग में एक NADH, दूसरे में दूसरा NADH। और एक NADH कितने मॉलिक्यूल देता है, 3, तो 2 कितने देंगे, 6। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल 10 एटीपी हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद एक लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन क्या करती है, जो ग्लाइकोलाइसिस को TCA साइकिल से जोड़ती है। और वहाँ पे भी हमने देखा था TCA साइकिल जब पढ़ रहे थे कि बीच में एक NADH बन रहा है, और एक NADH एक पाइरूवेट से बनता है, और जबकि ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट बनते हैं। तो जिससे 2 पाइरूवेट से आगे एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेंगे, और NADH बनेंगे तो एक NADH 3 मॉलिक्यूल, तो 2 से 6 मॉलिक्यूल, तो यहाँ तक 16 टोटल ATP के मॉलिक्यूल वो बन जाते हैं। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में हमने देखा था एक साइकिल में 3 NADH बनते हैं, और साइकिल 2 बार ही होता है ये, क्योंकि ग्लूकोज है उसके 2 पाइरुविक एसिड बनेंगे, 2 पाइरुविक एसिड है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। लेकिन TCA साइकिल में हमने देखा था एक टाइम पे एक ही एसिटाइल कोएंजाइम A यूज होता है, और यदि 2 बार यूज करेंगे तो 3 एक बारी में बन रहे हैं 3 NADH, 2 बारी में 6 NADH बनते हैं। और 6 का यदि हम 3 के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा लें तो 18 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था एक FADH2 एक साइकिल में बनता है, 2 साइकिल में 2 FADH2 बनेंगे, और एक FADH2 कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 2 ATP के मॉलिक्यूल। तो ATP के मॉलिक्यूल यदि एक FADH2 2 बना रहा है तो 2 से 4 बनेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट जो एकदम से बनते हैं जैसे GTP बनते हैं, और GTP से बताया था एक TCA साइकिल में एक GTP बन रहा है 2 में, तो जो TCA साइकिल है वो 2 बार ही रन माना जाएगा यहाँ पे। और कैलकुलेशन करते टाइम वहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पे FADH2 बन रहा है, कहाँ पे NADH2। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर या 3 नंबर में बहुत बार पूछने के चांस रहते हैं कि ये बैलेंस शीट बताओ कैसे बनेगी। तो इसमें हमने जो डायरेक्ट है GTP है, लास्ट में GTP से ATP बनाया जाता है। एक GTP एक साइकिल में बनता है, 2 साइकिल में 2 GTP बनेंगे, तो उनको ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब हम टोटल इनको ऐड करते हैं तो 38 मोलिक्यूल्स हैं ATP के वो बनते हैं। तो इस तरीके से जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देख सकते हैं 38 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जबकि एनारोबिक के अंदर केवल 2 ATP ही बनते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। उसके बाद है एम्फीबोलिक पाथवे। तो ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड ए कैटाबोलिक पाथवे। अब तक हम पुराने टाइम से ही रेस्पिरेशन को ऐसा मानते हैं कि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, टूटता है ग्लूकोज इसमें, तो इसलिए इसको कैटाबोलिक प्रोसेस बोला जाता है। एम्बीबोलिक पाथवे होता है ये, लेकिन एम्बीबोलिक पाथवे के अंदर क्या आते हैं, दोनों एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक क्या है, टूटना, एनाबोलिक का मतलब बनना। तो दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलती हैं ये रेस्पिरेशन में। ऑल कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सबसे पहले तो ग्लूकोज में तोड़े जाएंगे अलग अलग एंजाइम के द्वारा, और उसके बाद उनको फिर रेस्पिरेशन के अंदर यूज किया जाता है। तो कैटाबोलिज्म में क्या होता है, अदर सबस्ट्रेट एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे एट डिफरेंट सबस्ट्रेट। तो इसी जो हमने रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस देखा है, ग्लाइकोलाइसिस में TCA साइकिल देखा है, और TCA के बाद ETS सिस्टम देखा है। तो अलग अलग स्टेज पे जरूरी नहीं कि ग्लूकोज ही एंटर करता है, अलग अलग सबस्ट्रेट भी एंटर कर सकते हैं। जैसे फैट है, फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। तो फैट को सबसे पहले तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ा जाएगा। उसके बाद यदि फैटी एसिड फर्स्ट डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम और फैटी एसिड यदि शुरुआत में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कहाँ पे एंटर करेंगे, TCA साइकिल में हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए देखा था। तो फैट का भी देख सकते हैं, यहाँ पे आके रास्ता कॉमन हो जाता है। ग्लिसरॉल है, जैसे ग्लिसरॉल वुड एंटर आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू PGAL। PGAL कहाँ पे देखा था हमने, ग्लाइकोलाइसिस में। तो जो ग्लिसरॉल है वो PGAL के द्वारा एंटर कर सकता है रेस्पिरेटरी पाथवे में। प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को प्रोटीएजिज के द्वारा जो अलग अलग एंजाइम होते हैं उनको अमाइनो एसिड में तोड़ा जाता है, और अमाइनो एसिड है डीएमिनेशन के बाद हमारे जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। डिपेंडिंग एंटर पाथवे एट क्रैब साइकिल और इवन एट पाइरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये TCA साइकिल के अंदर भी, ये क्रैब साइकिल के अंदर भी एंटर कर सकता है, या फिर ये पाइरुवेट के रूप में भी एंटर कर सकता है। तो अमाइनो एसिड अलग अलग जगह पे एंटरिंग कर सकता है, जो ये हमने पाथवे देखा था उसके अंदर। तो अगली स्लाइड में पिक से भी समझेंगे वैसे तो।
और एनाबोलिज्म में क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स हैं उनको हम इस पाथवे से निकाल भी सकते हैं। जैसे इसमें तो देखा था अलग अलग जो सबस्ट्रेट हैं वो अलग अलग लेवल पे एंटर कर रहे थे पाथवे में, जो इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एक सिंगल ग्लूकोज को तो हम समझ भी चुके हैं पहले, लेकिन अलग अलग कहाँ कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस एक साथ चलती है कैटाबोलिक की और एनाबोलिक की। जैसे एनाबोलिक में क्या होते हैं, जो कंपाउंड है उनको हम निकाल भी सकते हैं टाइम टू टाइम। जो इंजम्पशन में हमने मानी थी ये बात कि भाई ये चीज़ निकलनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन निकलती रहती है टाइम टू टाइम। कुछ सब्सटेंस को विदड्रा कर लिया जाता है, कुछ को उसके अंदर एंटर करवाया जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए वुड बी विदड्रॉन फ्रॉम रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर फैटी सिंथेसिस। जैसे हमने बताया था, जहाँ से फैटी एसिड एंटर कर रहा था पाथवे के अंदर, वहीं से एसिटाइल कोएंजाइम ए को फैटी एसिड बनाने के लिए निकाला भी जा सकता है। सिमिलर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, और जहाँ पे हमने देखा था प्रोटीन है अमाइनो एसिड के रूप में पाथवे में एंटर कर रहा है, तो पाथवे में उसको अमाइनो एसिड के रूप में बाहर निकाला भी जा सकता है। तो स्लाइड में पिक से समझते हैं। जैसे यहाँ पे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में सिंपल ग्लूकोज है। ग्लूकोज का तो हमने देखा ये प्रोसेस, ये अलग अलग ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड के अंदर। और यहाँ पे हमने सारी प्रोसेस पढ़ चुके हैं। फ्रुक्टोज पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाएगा, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट में, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस के जरिए काफ़ी सारे स्टेप के द्वारा ये पायरुविक एसिड के अंदर चला जाता है। और उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है। तो ये प्रोसेस तो हमने डिटेल में देखी है, लेकिन जो फैट है, फैट का यदि डाइजेशन पूछे कि फैट किस तरीके से डाइजेशन, क्या उसका जो ब्रेक डाउन है डाइजेशन में, तो क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। और उसके बाद ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के जरिए इस पाथवे में एंटर करता है ग्लिसरा एल्डिहाइड के अंदर, जो ग्लाइकोलाइसिस का ही पाथवे है। और जबकि जो फैटी एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होके वो क्रैब साइकिल में एंटर कर सकते हैं। मतलब इसी पाथवे में बाहर से कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो सबस्ट्रेट है वो एंटर करते जा रहे हैं। जो प्रोटीन है प्रोटीएज के द्वारा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करके एसिटाइल कोएंजाइम ए के जरिए क्रैब साइकिल में एंटर करवा दिया जाता है। तो ये है हमारा एक एम्बीबोलिक पाथवे, जिसके अंदर बाहर से को मॉलिक्यूल है वो एंटर भी कर सकता है, और इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल हैं बीच में से निकाल लिए भी जाते हैं। जब फैट को यदि हमको बनाना है तो एसिटाइल कोएंजाइम को हम इस प्रोसेस में से निकाल सकते हैं। यदि अमाइनो एसिड बनाना है तो पायरुविक एसिड को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस एक साथ चलती हैं, इसलिए इसको एम्बीबोलिक पाथवे बोलेंगे, ना कि कैटाबोलिक पाथवे। रेस्पिरेटरी कोटेंट, तो ये क्या होता है, जैसे हमने रेस्पिरेशन में देखा है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें CO2 तो रिलीज होती है और ऑक्सीजन यूज की जाती है। तो CO2 कितनी रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन को कितना कंज्यूम किया जा रहा है, तो उन्हीं के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कोटेंट बोलते हैं। केमिस्ट्री में भी आता है ये इक्विलिब्रियम के अंदर, जो 11th क्लास इक्विलिब्रियम चैप्टर रहता है उसके अंदर भी जो रिएक्शन कोटेंट आता है उसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो नीचे रखी जाती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ऊपर रखी जाती है जब डिवाइड करते टाइम। तो वही है यहाँ पे। तो जैसे हमने देखा है CO2 है वो प्रोडक्ट साइड से बाहर निकलती है और O2 है वो रिएक्टेंट साइड से जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जैसे ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन और जो एरो रहेगा, फिर उसके बाद CO2 और जो भी H2O और जो ATP एनर्जी है वो निकलती हैं। तो CO2 प्रोडक्ट साइड में है, तो प्रोडक्ट साइड को ऊपर रखा जाता है और जो CO2 कितनी मात्रा में बाहर निकली है उसको डिवाइड कर दिया जाता है O2 कितनी कंज्यूम की गई है, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है। तो कार्बोहाइड्रेट के केस में जो RQ वैल्यू आती है वो 1 आती है, क्योंकि जितनी मात्रा हम O2 की यूज करते हैं उतनी ही मात्रा CO2 की बाहर निकलती है। जैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करके भी यदि देखते हैं, आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, तो उसमें यदि 6 O2 यूज कर रहे हैं तो 6 ही CO2 बाहर निकलते हैं। लेकिन फैट के केस में जो RQ वैल्यू 1 से मतलब कम आती है, लेस देन 1, और लेस देन 1 कब आएगी, जब हमारे पास CO2 की वैल्यू है वो कम रहती है और O2 की वैल्यू है वो ज़्यादा रहती है। मतलब CO2 कम निकलती है और O2 ज़्यादा कंज्यूम की जाएगी। और जो प्रोटीन के केस में भी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, 0.1 रहता है। दैट इज वाई लिविंग, और पूछ लिया जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर ग्लूकोज को ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में क्यों यूज करते हैं, उसका कारण है इसकी RQ वैल्यू का 1 आना, क्योंकि ऑक्सीजन सेम मात्रा में कंज्यूम की जाती है जितनी CO2 उसमें से इवोल्व होती है। और एंड प्योर प्रोटीन और फैट नेवर
यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और यही कारण है कि कभी भी प्रोटीन और फैट को प्योर फॉर्म में कभी भी यूज नहीं किया जाता। हो सकता है कि ये किसी भी अलग अलग जगह पे एंटर जरूर कर रहे होंगे रेस्पिरेटरी पाथवे में, लेकिन इनको कभी भी प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं यूज किया जाता। जैसे हम देख सकते हैं ग्लूकोज की वो रिएक्शन है, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो 6 CO2 निकलते हैं, 6 H2O निकलते हैं और एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 है। तो इससे जो R की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और जबकि जो हम अलग अलग केस में, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट का तो हम देख ही चुके हैं, 1 आता है। फैट के केस में हम कैसे देखेंगे, जो एक फैट है ये ट्राई पैल्मिटीन, तो इसके अंदर C51H98O6 है, इसमें जो O2 है वो कितनी है, 145, और CO2 कितनी है, वो 102 है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 102 बाई 140 तो 0.7 आता है। प्रोटीन के केस में इसी तरीके से वैल्यू 0.9 आती है। और ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, उसकी जो वैल्यू है वो 4 आती है। आर की वैल्यू ऑफ मैलिक एसिड वो 1.33, तो 1 से ज़्यादा भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि मतलब यही सबसे ज़्यादा, ग्लूकोज ही एक मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा भी आ सकती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यदि हम देखें तो जो वैल्यू है उसमें तो क्या है ना, ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं की जा रही, तो ऑक्सीजन यदि यूज नहीं की जा रही तो नीचे जीरो आएगा, और जीरो जब डिवाइड में आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पूछ लिया जाता है किस केस में आएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और अलग अलग हम यहाँ पे सब्सटेंस याद रख सकते हैं जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे कि आर की वैल्यू है उसकी क्या रहेगी।